हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल के एक और वीडियो में। और आज हम इंटरनेट सर्विस चैप्टर 2 के एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ हमारे एंड स्क्रीन पे भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका कुछ प्रोटोकॉल के साथ। हालांकि हमारे चैनल पे प्रोटोकॉल से जुड़े हुए एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो प्रोटोकॉल हमें पढ़ना है वो SSH। SSH जो है जिसे हम सिक्योर सेल कहते हैं, वो एक क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। अब क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कि डाटा को ट्रांसफर करता है इनक्रिप्ट करके। मतलब SSH नेटवर्क प्रोटोकॉल में जो भी डाटा क्लाइंट से सर्वर के पास जाता है वो सब एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। SSH एक ऑथेंटिकेट और इनक्रिप्टेड मैकेनिज्म है जो ये इंश्योर करता है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी और आपके डाटा की इंटीग्रिटी को उससे वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करे और आपका डाटा सही तरीके से रिमोट कंप्यूटर तक, रिमोट सिस्टम तक पहुंच सके, वो भी सिक्योर वे में। तो SSH जो है एक रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए सबसे सिक्योर मीडियम है। इसके द्वारा हम अपने डाटा को एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में आगे भेज सकते हैं। SCP सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। SCP जो है एक सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये FTP से अलग है क्योंकि हमने जो पढ़ा था FTP जो है वो बहुत ज्यादा एक सिक्योर फॉर्मेट को यूज नहीं करती है और उसी को बाईपास करने के लिए SCP को लाया गया, जहाँ पे कि एक सिक्योर मीडियम के थ्रू हम फाइल को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। SCP फाइल को ट्रांसफर करने के लिए SSH का यूज करती है, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। SCP हर एक डाटा को एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में एक सिक्योर मीडियम में क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। बात करें अगला प्रोटोकॉल दैट इज SFTP। SFTP स्टैंड्स फॉर SSH फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SFTP SCP के तरह ही एक सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो कि SSH का यूज करके आपके फाइल को ट्रांसफर करने का काम करता है। It provides secure file transfer capabilities similar to FTP but with added security features। यहाँ सबसे पहले ये बात कह दी गई है कि SFTP जो है ये FTP के सिमिलर है। अंतर बस एक ही चीज का है कि FTP जहाँ पे एक उतनी ज्यादा हाई सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है, वहीं पे SFTP जो है एक सिक्योर मीडियम में आपकी डाटा का ट्रांसफर करती है, जस्ट लाइक SCP। SFTP का कॉमनली यूज किया जाता है डाटा को, फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर के बीच में। बात करते हैं अगला प्रोटोकॉल है हमारा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मैसेज को सेंड करने के लिए सर्वर्स के बीच में। या आप कह सकते हैं कि जब एक क्लाइंट रिसिपेंट मेल सर्वर के पास कोई भी मैसेज सेंड करता है तो उस वक्त जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है वो आपका है SMTP। SMTP कुछ कमांड्स का यूज करता है जिसके द्वारा वो एक सिक्योर मीडियम में मैसेजेस को और उसके साथ लगने वाले अटैचमेंट को क्या करता है, सेंड करने का काम करता है। बाय डिफॉल्ट इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 25 होता है। ESMTP का मतलब हो गया एक्सटेंडेड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक्सटेंडेड वर्जन है ये SMTP का, ज्यादा सिक्योर्ड, ज्यादा ऑथेंटिकेट मैकेनिज्म यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, SMTP प्रोटोकॉल के
कंपेयर में बात करें तो ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा सिक्योरिटी ऑप्शन प्रोवाइड करता है ESMTP। हालांकि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम होता है SMTP की तरह। अगला है आपका POP3, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। POP3 is a standard protocol used for retrieving email message from mail server to a client device। POP3 वो प्रोटोकॉल है जिनका इस्तेमाल किया जाता है मेल सर्वर से किसी भी तरह के मैसेज को क्लाइंट सर्वर पे डाउनलोड करने के लिए या रिसीव करने के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए आपके पास कोई मेल आया तो जीमेल सर्वर पे होगा, उसको आप अपने सिस्टम पे उसको जब लोड करते हो तो उस वक्त जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है वो आपका है POP3, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये अलाउ करता है कि आप अपने सिस्टम पे मेल बॉक्स के थ्रू, आपका जो मेल बॉक्स है वहाँ पे आप अटैचमेंट्स को, इन सबको डाउनलोड कर सकते हो अपने लोकल कंप्यूटर पे। POP3 डाउनलोड ईमेल्स टू क्लाइंट्स डिवाइस एंड टिपिकली डिलीट्स देम फ्रॉम द सर्वर। मतलब POP3 क्या करता है, आपके डिवाइस पे आपके मेल को डाउनलोड करता है और एक तरीके से सर्वर से उस मेल को क्या करता है, आपको डिलीट कर देता है। ठीक है, POP3 जो है वो उसका पोर्ट नंबर होता है 110। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल को डेडिकेट किया हुआ हमारा एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो आपको अगर प्रोटोकॉल के बारे में पूरा पढ़ना है तो आप यहाँ के अलावा उस वीडियो को भी एक बार देख सकते हो, यहाँ पे कि आपको हर एक तरह के प्रोटोकॉल के बारे में सही से बता दिया गया है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला आता है टेलनेट। टेलनेट एक ऐसा नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसके इस्तेमाल करके हम रिमोटली अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके अलाउ करता है कि आप रिमोट होस्ट को या रिमोट कंप्यूटर को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट एक टेलनेट जो है पोर्ट नंबर 23 का इस्तेमाल करता है। अगर बात करें टेलनेट, तो टेलनेट उतना सिक्योर नहीं है, वो ये उतना ज़्यादा इनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा को ट्रांसफर करने का काम नहीं करता है, इसलिए टेलनेट की जगह जो है SSH को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं, सिक्योर सेल। तो सिक्योर सेल जो है रिमोटली वही काम करता है जो कि टेलनेट का काम होता है। अंतर ये होता है कि SSH जो है ज़्यादा सिक्योर मीडियम है, टेलनेट उतना सिक्योर मीडियम नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चैट। Chat is a form of communication that involves real-time interaction between two or more individuals over a network। Chat एक तरीके का कम्युनिकेशन चैनल है इसके द्वारा रियल टाइम में दो लोग या दो से ज्यादा लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हो। चैट ज्यादातर टेक्स्ट बेस्ड मैसेज होता है, साथ में उसके साथ आप वॉइस, वीडियो, मल्टीमीडिया जो भी आपके फाइल्स हैं, कंटेंट है, उनको आप उसमें ऐड कर सकते हो, उसके साथ उसको आप सेंड कर सकते हो। चैट बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हो, जैसे कि आपका मैसेजिंग ऐप है लाइक व्हाट्सएप, मैसेंजर, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, चैट रूम्स होते हैं। ठीक है, इन सब के द्वारा आप एक दूसरे से चैटिंग कर सकते हो। बात करें टाइप्स ऑफ चैट का, सबसे पहले आपका आता है इंस्टेंट मैसेजिंग, दैट इज IM। ये एक तरीके का ऑनलाइन कम्युनिकेशन माध्यम है जिसमें कि टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सेशन होते हैं, खासकर दो लोगों के बीच में। इसके साथ इसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट या कंटेंट को सेंड करते हैं, इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, इन सबको जो भी है इंटरनेट मैसेंजर्स हैं जो सबसे पॉपुलर है, उसमें आपका आता है व्हाट्सएप, फेसबुक, स्लैक। नेक्स्ट आपका है इंटरनेट रिले चैट, IRC। ये सबसे पुराने प्रोटोकॉल में से एक है और ये जो है अलाउ करता है यूजर को कि वो चैट रूम ज्वाइन करके आपस में बातचीत कर सके। IRC को बहुत बाद में डिसेंट्रलाइज कर दिया गया और ओपन ग्रुप डिस्कशन बनाए गए, ऑनलाइन कम्युनिटीज बनाई गई, टेक्निकल सपोर्ट फॉर्म दिया गया। ठीक है, 1980 के आसपास। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो टेक्निक है, वो टेक्नोलॉजी है जो हमें अलाउ करता है एक इंडिविजुअल के रूप में या एक ग्रुप के रूप में हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। रियल टाइम वीडियो के थ्रू, ऑडियो टेक्नोलॉजी के थ्रू दो लोग या एक बार में बहुत सारे लोग फेस टू फेस मीटिंग और इंटरेक्शन कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कभी भी मीटिंग्स के लिए, आपको 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए वहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस रखने की जरूरत नहीं है। इससे आपका समय बचता है, आपका ट्रैवल एक्सपेंस बचता है, आप कहीं से भी
किसी भी जगह से लोगों तक कांटेक्ट कर सकते हो। हालांकि इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि अगर टेक्निकल इशू हो गई तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपका पर्सनल इंटरेक्शन करने का अगर एक्सपीरियंस नहीं है उतना अच्छा तो आपको इशू हो सकता है। या आपको अगर सिक्योरिटी कंसर्न है आपको, कि हो सकता है अगर आप ऑनलाइन हो तो आपका कोई डाटा अनसिक्योर हो जाए, तो उसका अगर आपको डर है तो भी आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है, बट इसकी ज़्यादा डिसएडवांटेज होती है नहीं। नेक्स्ट आपका है ई लर्निंग। ई लर्निंग रिफर्स टू यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इंटरनेट टू एक्सेस एजुकेशन मटेरियल एंड कोर्सेज। मतलब ई लर्निंग वो माध्यम है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हो, आप कोर्स मटेरियल गेन कर सकते हो। ये अलाउ करता है स्टूडेंट को वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग कहीं से भी पढ़ सकता है। आज के समय में खासकर कोविड आने के बाद ऑनलाइन एजुकेशन, जिसे ई लर्निंग कहते हैं, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है जहाँ पे लोग घर बैठे कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट का पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे मटेरियल वो फ्री में या पेड वे में उसको ग्रैब कर सकते हैं, उसको अटेंड कर सकते हैं। तो इस जगह से ई लर्निंग आज की डेट में एक बहुत बड़ा एक फ्रूटफुल सेगमेंट हो चुका है। बात करें इसके चैलेंजेस का या इसके डिसएडवांटेजेस का, तो इसमें है कुछ एडवांटेज, जैसे कि जब आप ऑब्वियस वन टू वन इंटरेक्ट नहीं करते हो सोशली, तो ऑनलाइन मीडियम का सबसे बड़ा एक इशू ये होता है कि आप सोशली जो है आप थोड़ा-सा लोगों से अलग हो जाते हो, ठीक है? तो एक लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन का मौका मिलता है आपको। टेक्निकल डिफिकल्टीज आपको हो सकती है किसी वजह वजह से। कई बार आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आपका ई लर्निंग जो है खराब ना हो सके। अगला है ई बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग। ई बैंकिंग वो माध्यम है जिसके द्वारा आप जितने भी बैंकिंग सर्विसेज हैं उनको आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हो, चाहे वो अकाउंट ओपन करना हो या कुछ भी हो। स्टार्टिंग जब हुआ था ई बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग का, तो उसमें उतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी, बट आज लगभग बैंकिंग की जितनी फैसिलिटीज हैं, चाहे वो आपको एफडी करना हो, चाहे आपको आरडी करना हो, चाहे आपका इवन की बैंक अकाउंट ओपन करवाना हो, क्लोज करवाना हो, इन सब काम के लिए आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे वो सारे के सारे बैंकिंग काम 24/7 आप उसको कर सकते हो। इसका भी कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि आपका सिक्योरिटी हो सकता है रिस्क में आ जाए, डाटा आपका कोई चुरा सकता है, कई बार होता भी है। कई बार आपको फ्रॉड हो सकता है आपके साथ बैंक के नाम पर, अगर कोई ज़्यादा हैकर है टाइप का व्यक्ति है या फिर कोई फ्रॉड फ्रॉड व्यक्ति है, तो वो बैंक का नाम लेके, बैंक फैसिलिटी का नाम लेके आपसे कोई तरह का फ्रॉड कर सकता है। होता भी है, कई बार सुनने को मिलता होगा आपको कि बैंक के नाम पे कॉल आया, ओटीपी मांगा, आपने ओटीपी दिया और आपकी जो भी डाटा था या जो पैसा था वो क्या हो गया, वो चोरी हो गया। तो ये सब कुछ डाउट्स हैं, ये जैसे कुछ डिसएडवांटेज हैं जो आपको इंटरनेट बैंकिंग में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आपका ई शॉपिंग। ई शॉपिंग refers to the practice of buying and selling goods online। जब ऑनलाइन मीडियम के थ्रू आप कोई भी सामान खरीदते हो या बेचते हो, वो आपका ई शॉपिंग में आ गया। ई शॉपिंग अलाउ करता है किसी भी व्यक्ति को कि वो घर के कंफर्ट से अपने मनपसंद का सामान, मनपसंद की चीजें वो ऑर्डर कर सकता है, ठीक है? जितने भी ई शॉपिंग वेबसाइट्स हैं वो बहुत तरह के फैसिलिटीज ऑफर आपको समय समय पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ये भी आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है जहाँ पे पैसा भी कम लग रहा है और आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। वो कौन कौन से हैं कि कई बार आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, आपने कोई ऑर्डर दिया, सामान आया कुछ और, डिले हो सकता है आपकी डिलीवरी में, ठीक है? कई बार ये भी होता है कि आपने ऑर्डर दिया और अपने आप क्या हो गया, कैंसिल हो गया बिकॉज वो स्टॉक में नहीं है। तो ये सब चीजें आपको झेलनी पड़ सकती है ई शॉपिंग के केस में। बट दिन पर दिन जितने कंपनीज है वो ऑब्वियसली इस पर ट्राई कर रही है कि ऐसा कुछ ना हो और जो भी इश्यूज है उसको रिजॉल्व कर लिया जा सके। अगले टॉपिक आते हैं हम लोग ई रिजर्वेशन। रिजर्वेशन अलाउ करता है किसी भी यूजर को कि वो कहीं से भी टिकट बुकिंग हो, अकोमोडेशन बुकिंग हो, अपॉइंटमेंट लेना हो किसी सर्विस का, तो वो सब अपना घर बैठे ही गैदर कर सकता है, उसका एक्सेस कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मान लो कि कहीं पे होटल में खाना खाने आना है, ठीक है, और आपने पहले से इसको बुक कर लिया है कि टेबल नंबर 2 या 3 में हम लोग खाना खाएंगे,
5 लोग आएँगे। तो आपको जाने के मतलब आपने टाइमिंग वहाँ सेट किया है, तो आपके जाने के दौरान ही या उसके पहले कुछ देर पहले ही जो रेस्टोरेंट का मालिक होगा या कोई भी वर्कर होंगे, वो आपके लिए हो सकता है खाना तैयार करके रख दे, ठीक है? उनके एक्सपेक्टेशन होगा कि आप आने वाले हैं। तो ऐसे ई रिज़र्वेशन सिस्टम जो है काफ़ी उपयोगी है, चाहे वो ट्रेन का टिकट बुक करना हो, जैसे मैंने पहले बताया। उसके अलावा आपको अगर बस का टिकट बुक करना हो, तो वो भी आप कर सकते हैं, मूवी टिकट बुक करना हो, वो कर सकते हैं आप। तो ये ई रिज़र्वेशन का ऐसा फ़ायदा है। बात करें नुकसान का, तो केवल ओवर बुकिंग होने से आप अपना पसंदीदा सीट जो है, आप उसको ग्रैब नहीं कर सकते हो। कई बार कैंसलेशन अपने आप हो जाता है, अगर टिकट बुक हो गया या सीट बुक हो गया, कई बार उसके बाद भी कैंसलेशन हो सकता है। टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है आपको अपना सीट रिज़र्व करने के लिए कई बार। तो ये सब कुछ आपका डिसएडवांटेज है किसका? ई रिज़र्वेशन का। बात करें अगला ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस वो तरीका है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज़ करके किसी भी तरीके के गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आपका बताया मैंने मिड डे मील, आपका अभी मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना चल रहा है, उद्योग योजना चल रहा है, ठीक है? ये सब बहुत सारे और भी सर्विसेज है जो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके उनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? हालाँकि इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि एक तो है आपका डिजिटल डिवाइड कि हर एक व्यक्ति जो भारत में उसके पास प्रॉपर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नहीं है। दूसरा आपका प्राइवेसी मिसयूज़ हो सकता है या डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है? आपके साथ साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। ये सब कुछ इश्यूज़ हैं जो आपको ई गवर्नेंस में देखने को मिल जाएगा, ठीक है? इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने इसका फर्स्ट पार्ट भी देख चुका होगा आपने, और आपने अगर इन दोनों पार्ट को देख चुका है, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके अपने व्यूज़ वहाँ पुट कर दीजिए। सजेशन अगर आपके पास कोई है तो ज़रूर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो क्वालिटी है, वीडियो के को लेके कोई भी अगर डाउट्स हैं, उसको मैं सही से उसको मैं सही करके फिर से उसको मैं सही करके उन कमियों को सुधार के आपके सामने अगले वीडियो लेके आऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।